वेलकम बैक एवरीवन। नेक्स्ट टेस्ट पर आ जाइए। यूपीपीसीएस के लिए यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए सीरीज़ चल रही है और इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट हमने बना रखी है। वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर इस टेस्ट तक पहुँच सकते हो। इन सभी टेस्ट का आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो, ठीक है, और फुल टेस्ट सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो टेलीग्राम पर, जो एक पेड सीरीज़ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न ये इंडियन पॉलिटी का है, ठीक है। मिश्रित जीएस के प्रश्नों की इसमें प्रैक्टिस करेंगे हम। तो पहला प्रश्न है, पार्लियामेंट्री कमेटी से रिलेटेड यानी संसदीय समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, संसदीय समितियों में केवल राज्यसभा के सदस्यों को शामिल किया जाता है और जो प्राक्कलन समिति है उसको वित्त समिति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। बताना है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है इस बार, ठीक है। संसदीय समिति के संबंध में इन दो कथनों में से कौन सा गलत है। देखिए, संसदीय समितियों में ऐसा नहीं है केवल राज्यसभा के सदस्यों को ही शामिल किया जाता, गलत है। लोकसभा राज्यसभा दोनों के सदस्यों को शामिल किया जाता है, पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। प्राक्कलन समिति को वित्त समिति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। प्राक्कलन समिति हो गई, लोक लेखा समिति हो गई, सार्वजनिक उपक्रम समिति हो गई, इन तीनों समितियों को वित्त समिति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो गलत अपने को ढूंढना है, पहला वाला गलत है केवल, दूसरा वाला करेक्ट है, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। तो केवल एक यहाँ पर सही है। संसदीय समितियों में दोनों सदनों यानी राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों को मोटे तौर पर संबंधित सदनों के राजनीतिक दलों की संख्या के अनुपात में जो है शामिल किया जाता है। तो पहला वाला गलत है क्योंकि वहाँ केवल राज्यसभा लिखा था। और लोक लेखा समिति हो गई, प्राक्कलन समिति हो गई, सार्वजनिक उपक्रम समिति हो गई, ये तीन जो हैं वित्तीय समितियां हैं। लोक लेखा समिति को इंग्लिश में बोलते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी, प्राक्कलन समिति को बोलते हैं एस्टीमेट कमेटी। यूपीएससी की फेवरेट है, ठीक है, यूपीपीसीएस में भी कई बार प्रश्न बनाए से। और सार्वजनिक उपक्रम समिति को बोलते हैं पब्लिक अंडरटेकिंग्स कमेटी, ठीक है। ये तीनों के तीनों जो है फाइनेंशियल कमेटी हैं पार्लियामेंट की। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप पेड सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो, जो मिलेगी आपको टेलीग्राम पर, एग्ज़ाम तक प्रोवाइड करेंगे। दूसरा प्रश्न है, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के संदर्भ में कौन सा एक सही है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक वे होते हैं जो केवल एशिया के बाज़ारों में निवेश करते हैं। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक वे होते हैं जो घरेलू सीमा के बाहर के बाज़ारों में निवेश करते हैं। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक वे होते हैं जो अपनी घरेलू सीमा के भीतर के बाज़ारों में निवेश करते हैं। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक वे होते हैं जो केवल वित्तीय बाज़ारों में निवेश करते हैं। कौन सा वाला स्टेटमेंट सही है। केवल एशिया के बाज़ारों में निवेश करते हैं, गलत है ये तो। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक वे होते हैं जो केवल वित्तीय बाज़ारों में निवेश करते हैं, ये भी गलत है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक वे होते हैं जो अपनी घरेलू सीमा के बाहर के बाज़ारों में निवेश करते हैं। सीधे सीधे याद रखिएगा, ठीक है, घरेलू सीमा के भीतर के बाज़ारों में नहीं। तो विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक वे होते हैं जो अपने घरेलू सीमा के बाहर के बाज़ारों में निवेश करते हैं। बी करेक्ट है इसका आंसर। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला कथन है, अमीर खुसरो का जन्म आगरा में हुआ था और अमीर खुसरो वीणा और संतूर के आविष्कारक थे। कौन सा सही है। तबला के आविष्कारक थे ना ये तो गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। आगरा में थोड़ी हुआ था इनका जन्म, पटियाली में हुआ था। तो दोनों के दोनों गलत हैं। कासगंज पटियाली, डी है आंसर। तो कोई भी सही नहीं है, ना पहला ना दूसरा, क्योंकि अमीर खुसरो का जन्म हुआ था पटियाली में और तबला और सितार के आविष्कारक हैं अमीर खुसरो, न कि बीणा और संतूर के। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। पाटन पटोला, राजकोट पटोला, तंगलिया सॉल निम्नलिखित में से किस राज्य के भौगोलिक संकेतक उत्पाद हैं यानी जीआई टैग हैं। देखिए, पाटन गुजरात का पाटन और गुजरात का राजकोट, इनसे भी जो है आप सही कर सकते थे इसको। तंगलिया सॉल अगर बाउंसर मार रहा है तो ये गुजरात के जीआई टैग हैं, ठीक है, जोग्राफिकल इंडिकेशन। तो पाटन पटोला हो गया, राजकोट पटोला हो गया, तंगलिया शॉल, ये गुजरात के जीआई टैग हैं। देखिए, जीआई टैग होता है यानी फुल फॉर्म होता है इसका जोग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक है। कुछ उत्पादों पर इस्तेमाल होने वाले संकेत को जो है संदर्भित करता है ये, जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में उत्पन्न होता है। भारत में जीआई टैग यानी जोग्राफिकल इंडिकेशन कृषि पर, प्राकृतिक या निर्मित उत्पादों पर प्रदान किया जाता है।
जिसमें हस्तशिल्प और औद्योगिक निर्मित उत्पाद शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर अजय निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है सही सुमेलित नहीं है। यह है भारत में रामसर स्थलों की सूची, यह है राज्य या स्थान जहाँ पर वो हैं। सांभर झील राजस्थान में, रोपड़ वेटलैंड पंजाब में, सस्थम कोट्टा झील तमिलनाडु और भोज वेटलैंड मध्य प्रदेश। ये यूपीएससी में पूछे गए थे इस बार, 3-4 थे, उसमें बताना था कि कौन सा मैच जो है सही है। सांभर राजस्थान की सही है, रोपड़ वेटलैंड पंजाब का सही है, सस्थम कोट्टा केरल, भोज वेटलैंड जो है मध्य प्रदेश, ये करेक्ट है। तो सी वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है इसमें। तो सस्थम कोट्टा झील कहाँ पर है? केरल में। और ये सारी की चारों जो है रामसर साइट हैं। बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? आसान सा प्रश्न है ये। बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर भारत में नहीं है तो डी एलिमिनेट कर दीजिए, चीन में नहीं है तो सी एलिमिनेट कर दीजिए, नेपाल में नहीं है तो बी एलिमिनेट कर दीजिए। बिम्स्टेक का मुख्यालय है बांग्लादेश के ढाका में। तो कहाँ पर है बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर? बांग्लादेश के ढाका में। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। 29 जून 2022 को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा देश भर में 16वां सांख्यिकी दिवस मनाया गया। वर्ष 2022 में इस दिवस का मुख्य विषय थीम क्या थी, आपको बताना है। क्या थी? सामाजिक कल्याण, बेहतर आंकड़ा बेहतर जीवन, SDG 3 एवं SDG 5 या फिर सतत विकास के लिए डेटा। क्या थी? सतत विकास के लिए डेटा, ऑप्शन नंबर डी। तो 29 जून 2022 को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा देश भर में 16वां सांख्यिकी दिवस मनाया गया। वर्ष 2022 में इस दिवस की थीम या विषय क्या है? सतत विकास के लिए डेटा। ठीक है, डेटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखिए, यह जो दिवस है वो प्रसिद्ध सांख्यिकीविद PC महालनोबिस, इनका पूरा नाम है प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस, की जयंती पर मनाया जाता है। और भारत सरकार ने वर्ष 2007 में हर साल 29 जून को यह दिवस मनाने की घोषणा की थी। PC महालनोबिस का जन्म हुआ था 29 जून को ही, 29 जून 1893 को, और उन्होंने 1934 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। भारतीय संविधान के तहत कौन सा एक मूल कर्तव्य नहीं है? फंडामेंटल ड्यूटीज़ कौन सा नहीं है इसमें? ऐसी प्रथाओं का त्याग करना जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा व सुरक्षा करना, अपनी मांगों को मनवाने के लिए शांतिपूर्ण हड़ताल करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा सुधार की भावना का विकास करना। इसमें से एक आपका मूल कर्तव्य नहीं है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं है, और वो है अपनी मांगों को मनवाने के लिए शांतिपूर्ण हड़ताल करना। ऐसा कोई भी जो है मूल कर्तव्य नहीं है, कोई भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं है। वर्तमान में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं भारत के संविधान में, याद रखिएगा। ऐसा नहीं है कि जो एग्जैक्ट लाइन पॉलिटी में लिखी है उसको पूछेगा, बीच में से हटाकर, ठीक है, छोटी कर करके भी एग्जामिनर पूछेंगे, जैसे 12 जून का इस बार पूछा गया था। तो अपनी मांगों को मनवाने के लिए शांतिपूर्ण हड़ताल करना ये कोई मूल कर्तव्य नहीं है अपना। ये हैं वो 3 महत्वपूर्ण मूल कर्तव्य जिनमें से ऊपर के जो ऑप्शन बनाए गए हैं। मानवतावाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा ज्ञानार्जन एवं सुधार की भावना का विकास करना। ठीक है, वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीवन सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं सुरक्षा करना, और प्राणी मात्र के लिए दया भाव रखना। भारत के लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करना, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे हो, और साथ ही ऐसी प्रथाओं का त्याग करना जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। याद कर लीजिएगा इनको सबको। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। संविधान के अनुसार मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन गैर न्यायोचित हैं, गैर प्रवर्तनीय हैं, दोनों करेक्ट हैं, दोनों गलत हैं? देखिए, गैर न्यायोचित हैं, गैर प्रवर्तनीय हैं, दोनों सही हैं, सी है आंसर। तो संविधान के अनुसार मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ गैर न्यायोचित हैं या गैर प्रवर्तनीय होते हैं, अर्थात उनके उल्लंघन के मामले में सरकार द्वारा कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं किया जा सकता। संविधान का अनुच्छेद जो 37 है वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को गैर प्रवर्तनीय और गैर न्यायसंगत बनाता है, परंतु संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों के लिए ऐसा कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया है, फिर भी ये हैं। 10वां प्रश्न मॉडर्न हिस्ट्री का प्रश्न है। बारदौलिया सत्याग्रह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? गांधी जी, तिलक, मालवीय, पटेल?
सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वर्ष 1928 में गुजरात में हुए प्रमुख किसान आंदोलन वारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा किया गया और इस सत्याग्रह का कारण प्रांतीय सरकार द्वारा किसानों के लगान में 30% तक वृद्धि करना था। तो डी करेक्ट है। ये कॉलेजियम प्रणाली किससे संबंधित है? पूंजी बाजार, मुद्रा बाजार, न्यायालय से, बिटकॉइन से, शेयर मार्केट से। कॉलेजियम प्रणाली यह है न्यायालयों से। तो कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत जो है द्वितीय न्यायाधीश मामले के माध्यम से हुई थी और यह वर्ष 1993 से चलन में है। इसका उपयोग उच्च न्यायालयों यानी हाई कोर्ट्स और सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्तियों एवं उनके स्थानांतरण के लिए जो है किया जाता है। 12वां प्रश्न है, परमाणु हथियारों के परीक्षण के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता लाना और ऐसे परीक्षणों के विरुद्ध आम जनता की भावना को मजबूत करने के उद्देश्य से हर साल कब परमाणु परीक्षण के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस का आयोजन किया जाता है? इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट कब किया जाता है बताइए? अगस्त, जुलाई, मार्च, मई? ये सी वाला ऑप्शन में जल दिवस है और ये डी वाले ऑप्शन में अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस है। 29 जुलाई विश्व बाघ दिवस है और 29 अगस्त है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु परीक्षण के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ठीक है, इसको पूरे बोल्ड रखना चाहिए। तो देखिए, परमाणु हथियारों के परीक्षण के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता लाने के लिए और ऐसे परीक्षणों के विरुद्ध आम जनता की भावना को मजबूत करने के उद्देश्य से हर साल 29 अगस्त को परमाणु परीक्षण के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस का आयोजन किया जाता है, यानी इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट। तेरहवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति जनजाति समुदायों से संबंधित है? साशा समिति, भूरिया समिति, लोकूर समिति? ये सभी हैं। ठीक है, डी है इसका आंसर। तो उपर्युक्त तीनों समितियां जनजातीय समुदायों से संबंधित हैं। लोकूर समिति, भूरिया आयोग, साशा समिति सबसे नई है, 2013 की है। सबसे पहली लोकूर है, 1965 में बनी। भूरिया है 2002 से 2004 की। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। मालाबार नौसैनिक अभ्यास से रिलेटेड दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने के इनमें से कौन सा सही होगा। मालाबार नौसैनिक अभ्यास भारत और म्यांमार के बीच वार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है। इस नौसैनिक अभ्यास की शुरुआत वर्ष 2015 में हुई थी। देखिए, पहली बार तो मालाबार नौसैनिक अभ्यास जो है वो भारत और म्यांमार के बीच नहीं है, भारत, अमेरिका और जापान के बीच है। ठीक है, तो गलत है पहला स्टेटमेंट। मालाबार पहले भारत और अमेरिका के बीच था, लेकिन 2015 में इसमें जो है जापान भी शामिल हो गया। तो ये जो है 3 सदस्यों का नौसैनिक अभ्यास हो गया, 3 देशों का। दूसरा वाला स्टेटमेंट भी गलत है, तो फिलहाल दोनों के दोनों गलत हैं। डी है इसका आंसर। तो कोई भी सही नहीं है। देखिए, मालाबार नौसैनिक अभ्यास भारत, अमेरिका, जापान की नौसेनाओं के बीच होने वाला वार्षिक रूप से, ठीक है, एक अभ्यास है, एक त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास है। तो पहला वाला स्टेटमेंट गलत है। मालाबार नौसैनिक अभ्यास की शुरुआत भारत और अमेरिका के बीच वर्ष 1992 में एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास के रूप में हुई थी। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत है। वर्ष 2015 में इस अभ्यास में जापान के शामिल होने के बाद यह एक त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास बन गया। मालाबार नौसैनिक अभ्यास भारत, अमेरिका और जापान। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। भारत सरकार ने देश के वन्य जीवन की रक्षा करने और प्रभावी ढंग से अवैध शिकार, तस्करी तथा वन्य जीवन से जुड़े अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित या लागू किया गया था? देखिए, छोटा सा प्रश्न है, इतना ये मैच करने के लिए पूछता है। अब ये पूरा इतना बड़ा सा प्रश्न, तो प्रश्न पूछने के तरीके कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि यहाँ से पढ़ते पढ़ते आए यहीं छोड़ दिया, अरे बड़ा सा प्रश्न है, और जबकि छोटू सा आंसर है, छोटा सा ये प्रश्न ही है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का है, कई बार बताया है। तो भारत सरकार ने देश के वन्य जीवन की रक्षा करने और प्रभावी ढंग से अवैध शिकार, तस्करी और वन्य जीवन तथा उसके व्युत्पन्न के अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 लागू किया।
1972। क्वेश्चन नंबर 16, यूनेस्को से रिलेटेड ये स्टेटमेंट है, प्रश्न है, यूनेस्को इसकी स्थापना 1945 में हुई थी और इसका मुख्यालय पेरिस में अवस्थित है। बताइए कौन सा करेक्ट है। बिल्कुल, यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो फ्रांस के पेरिस में ही है और 1945 में इसकी स्थापना भी हुई थी। ये दोनों के दोनों सही हैं, सी है आंसर। तो कैम के प्रस्ताव के आधार पर शैक्षिक और सांस्कृतिक संगठन की स्थापना के लिए नवंबर 1945 में लंदन में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन किया गया था और सम्मेलन के अंत में 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना की गई। तो पहला वाला करेक्ट है। दूसरा भी करेक्ट है क्योंकि यूनेस्को का जो मुख्यालय है, जो हेडक्वार्टर है, वो फ्रांस के पेरिस में अवस्थित है एवं विश्व में इसके 50 से अधिक क्षेत्रीय कार्यालय हैं, ये भी याद रखिएगा। ठीक है। नंबर 17, ये हिस्ट्री का प्रश्न है, संगम युग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। देखिए, संगम युग के दौरान महिलाओं को सम्मान किया जाता था, महिलाओं का सम्मान किया जाता था, किंतु उन्हें बौद्धिक गतिविधियों के संचालन की अनुमति नहीं थी। दूसरा स्टेटमेंट है, संगम युग में किसी भी महिला कवियत्री का उल्लेख नहीं मिलता है। देखिए, यदि संगम युग में महिलाओं का सम्मान किया जा रहा है तो उन्हें बौद्धिक गतिविधियों की तो अनुमति होगी, इसलिए गलत है पहला वाला स्टेटमेंट। और संगम युग में किसी भी महिला कवियत्री का उल्लेख नहीं मिलता, ये भी गलत है। संगम युग में महिला कवियत्री का उल्लेख मिलता है, तो कोई भी सही नहीं है, डी है इसका आंसर। तो देखिए, संगम युग के दौरान महिलाओं का सम्मान किया जाता था, सम्मान किया जाता था और उन्हें बौद्धिक गतिविधियों के संचालन की अनुमति थी। संगम युग में नच्चेलियर, ओवेयार और काकई पांड्यार जैसी महिला कवियत्री थीं जिन्होंने तमिल साहित्य के उत्कर्ष में जो है, ठीक है, उत्कर्ष में योगदान दिया। ठीक है, ओवेयार, नच्चेलियर और काकई पांड्यार ये महिला कवियत्री थी संगम युग में। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, 12 जनवरी को विश्व युवा दिवस, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस और 22 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को ठीक है, 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस होता है, राष्ट्रीय युवा दिवस सही है, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस सही है, 23 जनवरी होना चाहिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती, गलत है, डी वाला स्टेटमेंट यहाँ पर। तो 22 नहीं बल्कि 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती मनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए इस बार फिर से दिवस और ये तिथि। विश्व कैंसर दिवस, राष्ट्रीय समुद्री दिवस, विश्व मौसम विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। देखिए, कई बार बताया है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस जो है अगला दिन होता है विश्व जल दिवस का, यानी 23 तारीख को होगा ये, 23 मार्च को। विश्व कैंसर दिवस बहुत पूछते हैं, 4 फरवरी को मनाया जाता है ये। और राष्ट्रीय समुद्री दिवस जो है वो 5 अप्रैल को मनाया जाता है और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो कौन सा सम्मिलित हो जाएगा इसका। विश्व कैंसर दिवस 1 का 3, 1 से एलिमिनेट हो जाएगा ये, तो जहाँ तक है 1 से ही एलिमिनेट हो गया। तो विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी को, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को, विश्व मौसम विज्ञान दिवस है 23 मार्च को और राष्ट्रीय समुद्री दिवस है 5 अप्रैल को। अगला प्रश्न ये इंडियन पॉलिटी का प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल राइट्स हैं, ये हैं आर्टिकल, अनुच्छेद। शोषण के विरुद्ध अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। वर्तमान में 6 मूल कर्तव्य हैं। कितने? 6 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं अपने। शोषण के विरुद्ध अधिकार है अनुच्छेद 23 से 24 में, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है 29-30 में, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है 25 से 28 में और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है अनुच्छेद 32 में, जिसको डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। तो पहले का 3 हो गया इसमें भी, दूसरे का ए हो गया, इसमें 1 हो गया। पहले का 3, दूसरे का 1, ठीक है, तो बी हो जाएगा इसका आंसर। 1 से तो एलिमिनेट नहीं होगा ये।
तो 3 1 4 2 इसका आंसर हो गया। मौलिक अधिकारों की बात करें, फंडामेंटल राइट्स की बात करें, तो भारत का संविधान 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है, 6 फंडामेंटल राइट्स प्रदान करता है। कौन कौन से हैं और किस अनुच्छेद में है वो? समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29-30 में है, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है अनुच्छेद 32 में है। अनुच्छेद 31 में भी कुछ था, वो क्या था? वो था संपत्ति का अधिकार, जिसको 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के जरिए हटा दिया गया और डाल दिया गया है अनुच्छेद 301 में। 301 का वो ए है, 301 का ए है या 300 का ए है, ऐसी कुछ है, जो भी है हटा दिया गया फिलहाल उसको। ठीक है, तो ये 6 के 6 इनको याद रखिएगा। और सबसे ज़रूरी है कौन किस किस अनुच्छेद में है और किस अनुच्छेद तक है, ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो ये कुछ 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। ठीक है, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद। यूपीपीसीएस की आप पेड सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, ये जो नंबर है इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके, और ये फ्री टेलीग्राम है यूपीएससी सिविल सर्विसेज चैनल का, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ एक लाइन लिखी होगी, ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम। ठीक है, वहाँ उसके नीचे लिंक होगा, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। इसमें क्विज़ आते हैं, फ्री क्विज़ 4 5 10 प्रश्न। ठीक है, उनको ज़रूर लगाया कीजिए।